क्या कभी ऐसा सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी अपना सारा कर्ज एक पूरे देश पर कैसे छोड़ सकती है? चलिए आज हम बी आर अम्बेडकर के 1915 के एक विश्लेषण के जरिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी की देनदारियां एक पूरे देश की विरासत बन गईं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के आखिरी दिनों को देखते हैं। इसका अंत कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। नहीं, इसका अंत हुआ एक बिल से। एक ऐसा बिल जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 109 मिलियन पाउंड, ये वो अनुमानित रकम थी, वो कुल कर्ज था जिसे 1858 में भारत के लोगों पर डाल दिया गया। अब इसमें कंपनी का अपना पुराना कर्ज तो था ही, साथ में 1857 के विद्रोह को कुचलने का जो खर्चा आया वो भी जोड़ दिया गया था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये उस बोझ की कहानी कहता है जिसे भारत ने दशकों तक उठाया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब एक प्राइवेट कंपनी और वो अपना सारा का सारा कर्ज एक पूरे देश पर डाल दे, कैसे? चलिए इसी फाइनेंशियल पजल को, इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस पूरे वित्तीय जाल को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर थी क्या चीज। देखिए, ये सिर्फ नाम की कंपनी थी, असल में ये कंपनी नहीं थी। ये तो एक ऐसी ताकत थी, एक ऐसी सत्ता थी जो एक पूरे देश पर राज कर रही थी। तो कंपनी चलती कैसे थी? इसे लंदन से चलाया जाता था और इसका स्ट्रक्चर 3 टियर्ड था। सबसे नीचे समझिए थे शेयर होल्डर्स, उनके ऊपर डायरेक्टर्स जो पूरा मैनेजमेंट देखते थे, और सबसे ऊपर बैठा था ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल बोर्ड। और सबसे ज़रूरी बात, इस पूरे के पूरे सिस्टम में एक भी भारतीय आवाज़, एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो फिर इतना बड़ा ये जो कॉरपोरेशन स्टेट था, ये चल कैसे रहा था? मतलब पैसा कहाँ से आ रहा था? लेट्स फॉलो द मनी। तो यहाँ देखिए, कंपनी का जो फाइनेंशियल इंजन था वो ज्यादातर चल रहा था लैंड टैक्स पर, भू राजस्व पर। मतलब आधे से ज्यादा कमाई तो बस यहीं से हो रही थी। और इसके बाद नंबर आता था कंट्रोवर्शियल ओपियम ट्रेड का और नमक पर लगे टैक्स का। तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था लैंड टैक्स, और इसे इतनी सख्ती से वसूला जाता था कि आर.सी. दत्त जैसे क्रिटिक्स ने भी कहा कि ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। सच कहें तो ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो किसानों को निचोड़ रही थी, उन्हें अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा देने पर मजबूर कर रही थी। उस समय के एक अफसर ने रायोतवारी सिस्टम के बारे में जो कहा, उससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अब ये रायोतवारी सिस्टम क्या था? ये वो सिस्टम था जिसमें टैक्स सीधे किसानों से वसूला जाता था, और उस अफसर के शब्द किसानों पर इसके भयानक असर को साफ साफ दिखाते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े रेवेन्यू सोर्स पर, यानी अफीम। यहां कंपनी की स्ट्रैटेजी दो तरफा थी। बंगाल जैसे इलाकों में तो अफीम की खेती और बिक्री पर उनका सीधा कंट्रोल था, मतलब पूरी मोनोपोली। और बॉम्बे जैसी जगहों पर वो पड़ोसी राज्यों से आने वाली अफीम पर भारी भरकम ट्रांजिट टैक्स लगाते थे, जिसे वो बढ़ाते ही जा रहे थे। ठीक है, तो पैसा आ तो खूब रहा था, लेकिन सवाल यह है कि ये सारा पैसा जा कहाँ रहा था? और जैसे ही हम खर्चों पर नजर डालते हैं, कंपनी की असली प्रायोरिटीज, उनकी असलियत सामने आ जाती है। ये आंकड़े जरा देखिए, सच में चौंकाने वाले हैं। कुल खर्च का लगभग आधा, सोचिए आधा हिस्सा सिर्फ मिलिट्री पर खर्च हो रहा था। और पब्लिक वर्क्स, मतलब सड़कें, नहरें, उसके लिए 1% का भी छोटा सा हिस्सा। इतना कम कि उसे फाइनेंशियल टेबल्स में अलग से गिना भी नहीं गया। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी के लिए क्या मायने रखता था, कंट्रोल, डेवलपमेंट नहीं। ब्रिटिश पॉलिटिशियन जॉन ब्राइट ने इस पर एक बहुत ही दमदार बात कही थी। उनकी बात से यह जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट सामने आता है कि भारत में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था और कंपनी का सारा ध्यान सिर्फ अपनी फौजी ताकत बढ़ाने पर था। और ये कर्ज आया कहां से? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये साफ दिखाती है कि कंपनी का कर्ज कैसे बढ़ता चला गया। इसका सीधा कनेक्शन था लगातार लड़े जा रहे महंगे युद्धों से। जैसे जैसे युद्ध होते गए, कर्ज का पहाड़ भी ऊंचा होता गया। तो ये सब हमें कहानी के क्लाइमैक्स तक ले आता है। 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद कंपनी का राज खत्म कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जो इतना बड़ा बिल बना है, ये फाइनल बिल, इसे चुकाएगा कौन? और इसका जवाब मिला 1858 के एक एक्ट में। इस कानून ने कंपनी के राज को तो खत्म कर दिया और उसकी सारी जायदाद, सारे इलाके, सब कुछ ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया।
लेकिन इसके साथ साथ उसका सारे का सारा कर्ज भी नए ब्रिटिश राज को ट्रांसफर कर दिया गया। उस वक्त मेजर विंगेट जैसे कुछ लोगों ने आवाज उठाई। उन्होंने साफ साफ तर्क दिया कि ये कर्ज असल में तो ब्रिटेन का कर्ज है। उनका पॉइंट ये था कि जब कंपनी को कंट्रोल ब्रिटिश सरकार ही कर रही थी तो फिर जिम्मेदारी भी तो उसी की होनी चाहिए। जॉन ब्राइट ने भी ऐसी ही एक बात कही। सीधे शब्दों में कहें तो उनका मानना था कि विद्रोह को दबाने का जो खर्च आया, उसकी कीमत उन लोगों से क्यों वसूली जाए जिन्होंने इसे झेला है, बल्कि कीमत तो उन्हें चुकानी चाहिए जिनकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन पार्लियामेंट ने इन सारी दलीलों को, इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को खारिज कर दिया, एक सिरे से नकार दिया, और पूरा का पूरा फाइनेंशियल बर्डन, सारा बोझ सीधे सीधे भारत के टैक्स पेयर्स के कंधों पर डाल दिया गया। मतलब कंपनी तो चली गई लेकिन अपना कर्ज यहीं छोड़ गई। तो वो जो पहेली थी वो अब सुलझ गई है। कंपनी का जो फाइनल बिल था वो असल में एक ऐसे फाइनेंशियल मॉडल का नतीजा था जिसे सिर्फ और सिर्फ वसूली के लिए बनाया गया था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया कि जब किसी राज्य की नींव ही ऐसी हो तो उसकी विरासत क्या होती है, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं।